हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दीजिए एक बार। आवाज साफ आ रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है? चैट में बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलो लिखें। तो कल एसी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो इक्वेशन की बात करें तो नीचे लिखिए, हेडिंग डाल दी थी क्या कुछ? नहीं, ठीक है, नीचे लिखें डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी। अच्छा, एसी पैदा कैसे होता है तो अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, एसी डायनेमो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि वास्तव में एसी का जनरेशन होता कैसे है। एक आर्मेचर कॉइल है जो मैग्नेट्स के बीच में ओमेगा से घूम रही है। आपको इसका आंसर याद हो कितना है, E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही तो एसी है जो अपने घर में आ रही है, डोमेस्टिक सप्लाई यही आ रहा है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। और कैसी आ रही है? एसी। ये क्या है? ये है इसका पीक, जिसका सिंबल होता है ई नॉट। तो ई का शॉर्ट फॉर्म हो गया ई नॉट साइन ओमेगा। अगले 6 दिन चलेगी इक्वेशन, आज शनिवार से अगले शनिवार। और इतना ही छोटा चैप्टर है ये। क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 1 2 3 मिलाएंगे तो लगभग 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 6, ऑन एन एवरेज आएगा 20 का। तो रोज 20 सवाल करने। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट कौन है? ये इसे बोलते हैं पीक वैल्यू। और इस ई को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्यों इंस्टेंटेनियस? क्यों? आप खुद समझिए, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। जैसे जैसे छोटा टी बदलेगा वैसे वैसे ई की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक ई की वैल्यू है। ग्राफ से समझना चाहते हैं? ग्राफ से देखिए, ग्राफ से देखिए, हर इंस्टेंट पर ई बदलेगा। हाँ, एक चक्कर के दौरान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कहलाती है? पीक वैल्यू। क्या कहलाती है? पीक वैल्यू। तो लिखते चलिए डिफरेंट टर्म्स के अंदर। पहला टर्म लिखिए इंस्टेंटेनियस एंड पीक। उसमें डायग्राम भी बना लीजिए ताकि एक आइडिया लग जाए ये वास्तव में कौन है। एसी डायनेमो है। एसी का जनरेशन, तो कहीं भी अगर एसी जनरेट होती है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है। हाँ, आर्मेचर को घुमाने के जुगाड़ अलग अलग हो सकते हैं, सारा खेल वो आर्मेचर को घुमाना है, पर लगेगा सब जगह फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ये ई है। और अगर आई लिखना चाहे तो सेम इसी तरह से आई आएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाई क्या है? ये कहलाता है फेज। अब इस फेज को समझने के लिए पूरा एक लेक्चर देंगे, मंडे या ट्यूसडे को पूरा एक लेक्चर, क्योंकि समझना इसलिए जरूरी है। ये आपको 3 चैप्टर में आराम देगा, एसएचएम में, वेव में और एसी में। 3 चैप्टर क्यों? उसका कारण है कि फेजर होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लें, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठेगा। अगर आप एसएचएम की इक्वेशन जानते हो तो वो होती है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेव पढ़ेंगे तो वहां इक्वेशन पढ़ाते हैं वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एसी तो हम पढ़ ही रहे हैं। अगर आप इन तीनों में कॉमन बात देखें तो कॉमन बात क्या है?
तीनों में ही जो टर्म्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, करंट, ये साइनोसुडल वेरी कर रही है। साइनोसुडल का मतलब होता है उनके फंक्शन में क्या आ रहा है, साइन, साइन या कोसाइन। साइन और कोसाइन एक ही माने जाते हैं क्योंकि वो किसी भी क्षण एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो एक बेसिक आइडिया लीजिए आज शनिवार को, फेजर क्या है? फेजर एक रिप्रेजेंटेशन है और उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के काम आता है जो साइन या कोसाइन से बदलती है। ये 3 चैप्टर ही है, इसमें साइन कोसाइन आता है। इसलिए मैकेनिक्स में एएसपी सर को अभी तक फेजर याद नहीं आया, मुझे फेजर याद नहीं आया, इलेक्ट्रो पढ़ा दिया मैंने, मैग्नेट पढ़ा दिया, क्योंकि मेरे किसी भी फॉर्मूले में साइन या कोसाइन नहीं था, चाहे इलेक्ट्रो में, चाहे मैग्नेट में, चाहे एनएलएम में, चाहे वर्क एनर्जी में। तो एक थॉट लाइए कि एसी पढ़ाते आपको फेजर क्यों याद आ रहा है, एसएचएम वाले मास्टर को फेजर क्यों याद आ रहा है। तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए। अच्छा, हर उस चैप्टर में फेजर की आवश्यकता पड़ेगी जहां टर्म्स कैसे वेरी करती हैं, साइनोसोडल। तो एक मोटा बेस कि आपको कोई पूछे फेजर की आवश्यकता कहां है, तो आपके पास एक जवाब हो सटीक। फेजर की आवश्यकता हमारे 11-12 फिजिक्स में 3 चैप्टर में पड़ती है। क्यों 3 चैप्टर में पड़ती है? क्योंकि इनमें जो टर्म्स हैं वो कैसे वेरी कर रही है, साइन और कोसाइन। ठीक है, बाकी एक लेक्चर पूरा समझाऊंगा आपको तरीके से, ताकि 3 चैप्टर में आपको आराम मिलेगा। अभी ध्यान रखिए, फाई फाई क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। आई नॉट पीक वैल्यू, आई इंस्टेंटेनियस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा के फॉर्मूले पता है, ओमेगा एक होता है 2πf, 2π/t, एफ एफ होता है 1/t। तो बेसिक जानकारी आनी चाहिए। बोलते दोनों को एसी हैं, पर वास्तव में पूरा नाम होगा, इसका नाम होगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये ईएमएफ है, और ये क्या है, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे सर्किट में एक वोल्टेज होता है और एक करंट होता है, वैसे ही ये वोल्टेज है और वो करंट है। बड़े ये तीनों कोने में लिख के रखिए, इससे बढ़िया रहता है। जब हम पूरा एक दिन डिस्कस करेंगे तब आपको फेजर और बढ़िया समझ में आएगा। अभी आपके पास एक छोटा सा हिंट आया, उन चैप्टर में फेजर की आवश्यकता पड़ेगी, हर उस टीचर को फेजर याद करना पड़ेगा जो ये 3 चैप्टर पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइन या कोसाइन की टर्म्स आ रही है। इलेक्ट्रो में, मैग्नेट में, वेक्टर में, एनएलएम में कहीं आपको ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं था जिसमें साइन आ रहा हो, कोसाइन आ रहा हो, इसलिए वहां में फेजर की आवश्यकता नहीं पड़ी। बड़े चलो पहला क्वेश्चन लिखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से चालू करते हैं। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत जल्दी खत्म होगा। होमवर्क को मेंटेन करते रहिए, मजा आ जाएगा। इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं 2021 के पेपर में। लिखिए पहला, द इक्वेशन ऑफ alternating current is given as बोर्ड से लिखिए, is given as I बराबर I नॉट 100πt प्लस π/3 π/3। फाइन पहला पार्ट पीक वैल्यू, दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा
इनिशियल फेज, बिल्कुल बेसिक सवाल, सिंपल इक्वेशन से कंपेयर करिए। सवाल का मोटिव है आपको बेसिक इक्वेशन याद हो, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आराम से करिए और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। मन में रखिए कि अगले 6 दिन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, गलत सलत सब सीख जाओगे। और गलतियां करेंगे तो पता भी चलेगा, बैठे रहेंगे तो मजा नहीं। आसान आसान चैप्टर है, खटाखट खटाखट सॉल्व करते चलिए। तो आई नॉट तो आई नॉट ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 होता तो 5 लिखते हैं आप। ओमेगा बताइए, ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, तो 1 बाय टी इक्वल टू 50, टाइम आएगा 1 बाय 50। और क्या पूछा है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज बताइए, पाई बाय 3। पीक वैल्यू बताइए, आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू नहीं है तो आई नॉट ही से हो गया। सीधा बेसिक सवाल, सिंपल कंपेयर करेंगे मजा आ जाएगा। इक्वेशन एक बार बोल लें, इस सवाल का मोटिव क्या था, ये इक्वेशन याद होना, बोल लीजिए एक बार, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो चिपका हुआ एंगल है इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। आएंगे इस पर बोलना सीखिए, जो अंत वाला एंगल है ये क्या कहलाता है, इनिशियल फेज। अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। The equation of alternating EMF equation of alternating EMF is given as बोर्ड से देखिए, कुछ नहीं करना, पहले तो एक्सप्रेशन सही कर लो, ई नॉट रख दो, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ कर दो, और इंस्टेंटेनियस चाहिए तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए तो टाइम की वैल्यू भी डाल दो। कॉस है कॉस, साइन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जिस फॉर्म में उसी में रखिए। साइन में कन्वर्ट तब करते हैं जब कंपैरिजन करना पड़ता है। कितना, 25√3। आइए देखें, मस्ती से करिए, खुश मन रखकर, जितना मस्ती से एंजॉय लेते हुए करेंगे ना उतना मजा आएगा। टी नॉट की वैल्यू डाली, ओमेगा डाला, 2 पाई एफ, सब बेसिक फंडामेंटल सब पता है आपको। 50 कॉस 2 पाई एफ कितना 50, टाइम कितना 1/600, 50 200 और ये 600,
50 कॉस π/6। अब π/6 में फंस रहे हैं, थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लीजिए। जल्दबाजी में गलत क्यों करना? पाई मतलब 180, 180/6 cos 30 √3/2। जल्दबाजी में गलत क्यों करें? हल्का सा साइड में सॉल्व कर लिया कि cos π/6 होता कितना है, cos 30 √3/2। आप पिछले 3 साढ़े 3 में महीने पढ़कर सीख चुके हैं, पेपर में कोई ऊट पटांग सवाल नहीं आता है। आप सिर्फ लापरवाही से गलत करते हैं। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए, मॉडर्न, फ्लूइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएमआई, एनएलएम पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फंस रहा हो। सिर्फ लापरवाही, हम अपनी कैलकुलेशन गलती की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से सवाल गलत करके आते हैं। और छोटे छोटे सवाल हैं, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ रहा है। चलिए लाइन खींच दीजिए। ये पहली टर्म क्लियर हो गई, जिसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस और पीक। आइए जल्दी से रिवाइज करें। पीक, ये जो टर्म आगे लिखी हुई है इसे हम क्या बोलते हैं? पीक। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस नाम में मजा है, हर इंस्टेंट पर क्या होती है? चेंज। ये जानबूझ के ऐसा सवाल कराया है ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर सको। हाँ सर, ये जो वैल्यू है ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर है। अगर ये 1/600 की जगह 1/300 होता, आंसर लगाता। 5 सेकंड होता, आंसर लगाता। इसका मतलब हर मोमेंट पर ईएमएफ की वैल्यू क्या हो रही है? दैट्स व्हाई क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बोले क्लियर है? अब आइए सेकंड टर्म पर जो इंपॉर्टेंट है। हाँ, जरूरत नहीं है, कर लो, उससे क्या फर्क पड़ना है। साइन में ही कन्वर्ट करना है, आगे करेंगे जब हमें दो इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। कंपैरिजन के लिए साइन होना जरूरी है। केवल एक इक्वेशन है तो उससे फायदा क्या होगा? ये कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करोगे पर ये वैल्यू तो हमेशा यही आएगी, √3/2। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। चलिए लिखें सेकंड टर्म, एवरेज ऑब्लिक मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज ऑब्लिक मीन वैल्यू ऑफ एसी। यहां से इंपॉर्टेंट लगाना चालू करें, अब क्वेश्चन बनने चालू होंगे। दो टर्म सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, एवरेज और अगली आपको पता होगी आरएमएस। इस पर अपना आज का लेक्चर और मंडे का लेक्चर डेडिकेट है। आज पढ़ेंगे सिर्फ एवरेज 50 मिनट में। एवरेज की बढ़िया फील ले लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखें, अगर मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है तो मैं घर जाके मैंने एनसीईआरटी देखी और उसमें एवरेज का ये डरावना फॉर्मूला दे रखा है, ये होती है आई एवरेज। अब आप इसको रटना चालू करोगे तो गलत सलत आधा अधूरा रटा जाएगा। रटना ही नहीं, लॉजिकली देखो होता क्या है एवरेज, उसको फील करो। फिजिक्स बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है। एवरेज, आपको हम कहें कि बेटा 3 नंबर का एवरेज निकालो, -1, -2, -3, -4 के नंबर का एवरेज, या कोई भी 4 संख्या, 3 संख्या, 7, 8, 5। आप बताइए पहला स्टेप क्या करोगे? पहला स्टेप ऐड। 10 साल बाद भी आप एवरेज, आरएमएस, फैराडे लॉ भूल जाएंगे, पर ये एवरेज का बेसिक फंडा है जो दिमाग में मतलब घुसा हुआ है कि कभी भी एवरेज चाहिए, पहला स्टेप ऐड करो। तो इन बातों को यूज करो ना, ये भी तो दिमाग में सेट है। ऐड करो, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, मुझे चाहिए एवरेज इन फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब कहां से कहां करूंगा इंटीग्रेशन? 0 से t। किसका एवरेज ले रहे हो? यहां तो नंबर्स का एवरेज था तो नंबर को ऐड कर रहे थे, यहां मुझे चाहिए करंट का एवरेज, इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन? आई। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बोलो, दूसरा स्टेप बोलो, डिवाइड। डिवाइड, यहां फुल साइकिल है तो डिवाइड किससे? टी से। खत्म। ये कौन आ गई? एवरेज वैल्यू। सिंस आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई की इक्वेशन को देखो, आई किसका फंक्शन है? टाइम का, इसलिए आई के साथ क्या लगा देते हैं? dt। हो गया।
ये जानबूझ के कठिन लिखा हुआ है, बाकी चाहता तो सिंपल टी लिख सकता था। देखो टी तो आना है, सोचो dt का इंटीग्रेशन बोलो, dt का और लिमिट रखो t माइनस 0। जानबूझ के कठिन, बच्चा दूर भागता रहे, अंधेरा बना रहना चाहिए। फिजिक्स समझ में आ गई, क्योंकि कभी आपके सीनियर्स ने कभी बोला क्या, 9th-10th से आप पढ़ रहे हो, हमेशा ही बोला नहीं यार फिजिक्स से थोड़ा दूर हट के चले। बाकी एसएसटी में आपने सेंटेंस सुना है, रटने का सब्जेक्ट है। बायो में भी आपने सुन लिया होगा, अरे बायो तो रटो भाई रटो। फिजिक्स में ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं बोलता, थोड़ा दूर ही चलो भाई, संभल के चलो। ऐसा लिखते ही ऐसा है, चाहते तो इसको टी लिख देते ना भाई, ये हमेशा ही टी आएगा। आप सॉल्व करोगे, मैं करूंगा, 16 साल से तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, टी आ रहा है। पर वो टी लिखते ही नहीं है, जानबूझ कर ऐसा कि भाई कितना आएगा dt और उसका क्या करो इंटीग्रेशन, जबकि लॉजिकली हमेशा कितना आना है टी आना। आइए फिर देखते हैं, फिर समझो। अब मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, फिर से बोलता हूं, इन फॉर्मूलों पे मत जाओ, अपने बेसिक मजबूत रखो। एवरेज का पहला स्टेप बोलिए फिर से, पहला स्टेप ऐड करो। ऐड करो मतलब क्या करो, इंटीग्रेशन लो सर। साफ बोल रहा है, हाफ साइकिल 0 से t/2। सर किसका एवरेज चाहिए, सर किसका, करंट का, इसलिए करंट का इंटीग्रेशन। सर dt चिपकाने के पीछे कारण क्या है, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जरूरी नहीं ऐसा हो, कल को ऐसा भी हो सकता है। मुद्दा क्या है, i इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ft मींस फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए dt है। ये पहला स्टेप खत्म। दूसरा बोलो, डिवाइड। डिवाइड हाफ साइकिल t/2 खत्म। ये कौन आ गया भाई, आई एवरेज। क्या बात क्लियर है क्या, तो रटने में मत जाइए। ये तो चलो एसी की डेफिनेशन है, फुल और हाफ। आप किसी भी से किसी भी रेंज में चाहते हो, सर मैं t बराबर t1 से t बराबर t2 इस टाइम इंटरवल में एवरेज चाहता हूं सर मैं। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला मैं बना के देखता हूं सर, आपको बताता हूं। चलो एवरेज, फिर से मजबूती से आओ, फिर से पहला स्टेप ऐड। ऐड, अब बता कहां से कहा, कहां से कहा, t1 से t2, किसका, i का, फंक्शन ऑफ, पहला स्टेप खत्म। दूसरा बोलो, डिवाइड t2 माइनस t1, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल ये तो है ही, ऐसा थोड़ी ना होता है। एवरेज का तो नियम हमेशा है, जैसे आपको कोटा से जयपुर जाना, तो अपन पहुंचते हैं गाड़ी लेकर, जैसे घर पहुंचते हैं जिसके यहाँ जाना है, मान लो कोई सीनियर सिटीजन है, बूढ़े व्यक्ति हैं, सबसे पहला वो सवाल ये पूछते हैं भाई कितने घंटे लगे। पहला प्रश्न ये होता है कितने घंटे लगे, 4। फिर तुरंत पूछते हैं अच्छा 300/4, 300/4 मतलब कितना आया 75, मतलब आपकी गाड़ी की एवरेज कितनी है। ऐसा थोड़ी ना आपने घर से निकलते ही उनके घर तक 75 से दौड़ाई गाड़ी, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो बीच में अप डाउन चले, पर एवरेज का यही मतलब होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा 3 घंटे आपने बताया, 4 घंटे बताया, तो जरूरी है कि रात को 12 बजे निकले, आप 11 बजे निकले और 4 बजे पहुंचे, क्या किया आपने, 11/4 लिया या टाइम इंटरवल लिया, कितने घंटे, 5 घंटे। 3 बजे निकले, 6 बजे पहुंचे, कितना टाइम। ये तो बेसिक है कि सर अब मैं कौन सा लूं, t1 लूं, t2 लूं या टाइम इंटरवल लूं। आप जब यहां रट रहे हो और वहां नहीं रट रहे हो, तो एक जैसा करो ना फॉलो। मैं 4 बजे निकला, 7 बजे पहुंचा, तो मैं क्या बोलता हूं, 4 घंटे, 7 घंटे या 3 घंटे, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं, टाइम इंटरवल। यही तो है वो टाइम इंटरवल। क्या बात समझ आ रही है, और इसे ही क्या बोला जाएगा, आई एवरेज। बोलो हाँ है क्या, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ अलग अलग फॉर्मूले, सब एक ही है, और सबकी जड़ है ये, सबकी जड़ ये है। क्या करो, ऐड करो और फिर डिवाइड, लिखना चालू करिए, इसको याद करिए, बाकी सब टाइम पास है। ये एनसीईआरटी का इसलिए याद करना जरूरी है, ऑप्शन में फॉर्मूले ही आ गए, कुछ भी आ सकता है, सही फॉर्मूला क्या है, इसलिए आना सब चाहिए। और याद करने से बेहतर है उसको समझकर फिर लिखकर याद करो।
अभी पहले अनुमान, पहले तुक्के, पहले सर्वे आने लग गए हैं। जून का एंड या जुलाई का फर्स्ट वीक नीट का एलन की तरफ से भी आ गया है क्या? तो अभी फर्स्ट रुझान आने चालू हैं, जून एंड और जुलाई फर्स्ट। रुझान नहीं कहते वो सर्वे से पहले, तो ये अभी फर्स्ट रुझान आए हैं। तो अच्छा, लेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ना 26 अप्रैल को तो बोर्ड के एग्जाम ही चालू हो रहे हैं। तो 26 अप्रैल से एक महीना तो बोर्ड के एग्जाम, और बोर्ड के एग्जाम के लगभग एक महीने बाद पेपर होता है, ऐसा रिकॉर्ड है पिछला। तो अब इसका मतलब है समय पर्याप्त है। फरवरी के 15 दिन है, मार्च अप्रैल मई, तो 3 महीने आपके पास ऐसे जबरदस्त हैं। जून सिर्फ रिवीजन का माने तो अभी अपने पास 3 महीने हैं, इसलिए खूब पढ़ाई करिए, समय की कमी कहीं नहीं है दूर दूर तक। संडे है, कल ज्यादा पढ़ाई करो, ईएमआई 90 मिनट में पूरा रिवाइज करो। रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका, पूरा कर लिया आपने, नोट्स पढ़ लिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस करो, जिस क्वेश्चन में अटको उसकी थ्योरी पढ़ो। सबसे पहले 1 घंटा पूरी कॉपी पढ़ लो, और जो जो फॉर्मूले हैं वो एक एक पन्ने पे लिखते चलो। शॉर्ट नोट मत बनाओ, शॉर्ट नोट में आप समय खराब कर रहे हो, अलग अलग पेन ले रहे हो, 4 पेज भर रहे हो, कुछ नहीं। एक रफ पन्ना लिया, पहला पन्ना पलटा, उसका एक फॉर्मूला लिख लिया, दूसरे पन्ने पे क्या काम, तीसरे पन्ने पे क्या काम, तो आपको लगेगा मेरे 1 घंटे में पूरा 1 पेज में पूरा ईएमआई निकल कर आ गया है। अब फिर क्वेश्चन करिए, करिए, मेहनत करिए। चैप्टर ऐसे आने चाहिए कि सर हाँ हर चीज आती है। नॉर्म बिगनर बॉक्स एक बार और रिवीजन करेंगे तब आनंद है। नहीं, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। सब जितना बचा हुआ आपका 9th 10th के, क्योंकि 9th 10th के भी चैप्टर बचे हुए ना, वो ट्यूशन में लास्ट फीस देनी होती तो जाते ही नहीं, घर से तो ले लेते हैं बस जाते ही नहीं है। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कुछ मना नहीं, आप चिंता नहीं करें। तो बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एवरेज के 2 स्टेप बोलो, एक ही बात सीख के जाओ। एवरेज के 2 स्टेप, जोड़ो और डिवाइड करो, बस। उसके बाद आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपको आनंद आएगा कि हाँ सर जोड़ा। अच्छा ये सर आपने 3 क्यों लिखे? डिपेंड करता है किस लेवल पर, किस ड्यूरेशन का आपको क्या चाहिए, एवरेज, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, कहीं से भी कहीं तक। बोलो बढ़े क्या आगे? अभी क्वेश्चन करने वाले हैं 6-7 इस पर। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, देखिए। मेरे पास एक आईटी कर्व है, अब मुझे चाहिए इसका एरिया। अब आप खूब बार आपको सिखा दिया, आप धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे, पर यह बात समझो कि एरिया निकालना बहुत आसान होता है। हर बार आप इसको एक नई चमक के साथ देखते हो, अच्छा आज ये नई बात सिखा रहे, ऐसा नहीं है। ये हर चैप्टर में वही है। कभी भी एरिया निकालते हैं, एक छोटी सी क्या लें, स्ट्रिप ले लें। अब बताओ इस स्ट्रिप का एरिया, बोलो बोलो, स्ट्रिप का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, आई इंटू dt। क्या बात सही है क्या? अब मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो T1 से T2। बोलिए हाँ है क्या? टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T। अब आपने देखा, अरे यार ये भी वही टर्म है, T1 से T2 आई डी टी, T1 से T2 आई डी टी। तो इसकी जगह लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट और बना दिया, एरिया अंडर आई टी कर्व अपॉन T2 माइनस T1। क्या बात समझ रहे हो? तो दोनों बातें कितनी जुड़ी हुई हैं। मैं तो इस बात पर सहमत था और मेरा काम बढ़िया चल रहा था, पर मैंने देखा यार आईटी कर्व का जब एरिया निकाला तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था वो वास्तव में कौन है, एरिया अंडर आईटी कर्व। तो मुझे इंटीग्रेशन की भी जरूरत खत्म कर दी मैंने। एरिया निकालो, टाइम से डिवाइड करो, अपने आप क्या आएगा, एवरेज। लिख लीजिए।
तो है वही, ओरिजिनल फॉर्मूला वही है, पर जब अपना एरिया निकाल के आपने देखा, आपको मजे आ गए यार, आई डी टी की जगह मैं एरिया लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन से मैं वैसे ही भागता हूँ, ज्यादा बढ़िया है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एरिया। आज के एक्सरसाइज 2 है, कौन सी करनी है, मैं 2 हो गई पूरी, 2 हो गई थी पूरी, 3 कर लेंगे आज। चलो बढ़ूं क्या आगे। अब 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 6 सॉल्व नहीं करने, पहले ये लड़ाई लड़ना, मेरे पास एवरेज के 2 कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा यूज किया जाना चाहिए। आप सॉल्यूशन भागोगे मजा नहीं है, आप फंडामेंटल पर अटैक करो। सर मैंने एवरेज के 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब मैं आपको 6 सवाल एक साथ लिखा रहा हूं, आप मुझे पहले ये निर्णय लेकर बताना कि मैं उस सवाल के सॉल्यूशन में कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना मुझे बेहतर है। क्या बात समझ रहे हैं? तो 6 सवाल इसलिए एक साथ, ताकि आपका दिमाग खोले कि अच्छा सवाल देखते मुझे पता चले कि मैं कॉन्सेप्ट 1 लगाऊंगा या 2। लिखना चालू करो, बराबर आ जाओ फटाफट। तो बोलो, एवरेज, एवरेज का एक ही कॉन्सेप्ट है, जोड़ो और डिवाइड करो, जोड़ो बोले तो इंटीग्रेशन करो, और डिवाइड, डिवाइड में टाइम साइकिल, हाँ भाई फुल साइकिल है टी से, हाफ साइकिल है T/2, T1 से T2, T2 माइनस T। चलिए लिखिए, 6 क्वेश्चन एक साथ लिखिए। पहला, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। चलो बनाते चलो, और सॉल्व मत करना, सॉल्व करेंगे पूरा समय मिलेगा, अभी क्वेश्चन लिखना और ये कमेंट करना कि मुझे कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। डायग्राम बना लीजिए आराम से। और पहला लेक्चर है, पहले 2 लेक्चर बहुत बढ़िया पढ़िए, ताकि एक बार चैप्टर का फंडामेंटल बन जाता है ना, फिर चैप्टर आगे समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आनंद आता है। एवरेज वैल्यू चाहिए फुल साइकिल, हर क्वेश्चन के बाद 2-2 3-3 लाइन छोड़ देना। हाँ हाँ, बात मत कर भाई, लिख कॉपी कर।
सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और सिर्फ ये बताइएगा कौन से कॉन्सेप्ट से भरना चाहिए, फिर सॉल्यूशन तो डिस्कस कर ही लेंगे। पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ जाए ना कि मुझे क्या यूज करना है। आधी लड़ाई 70% लड़ाई तो उसी में खत्म हो जाती है कि सर सही कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए। और उसी पर बात करने चाहते हैं, उसी को समझाना चाहते हैं। बना ले। चालू करें। आप अपने 6 के सवाल पर कमेंट लिख लीजिए कोने में, पेंसिल से, पेन से, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है, फिर बताना आप मुझे। दोनों कॉन्सेप्ट हैं, पहला है इंटीग्रेशन, दूसरा है एरिया। आप अपने हिसाब से बिल्कुल कि सर मैं ये सोच रहा हूं, सही गलत है वो अपन डिस्कस करके निकालेंगे। जो मोटो है वो सीखें। मोटो ये सिखाना है कौन सा सही कॉन्सेप्ट है, किस सवाल में कौन सा लगाना बेहतर है, ये सीखना चाहते हैं। आंसर तो अपने आप आएंगे अगर सही फंडों पे काम करोगे। कौन बता सकता है 6 पे 6? कि सर 1 से 6 मैं बता दूंगा। आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट 1 2 1 2, सब में 1, सब में 2, इसमें 1, इसमें 2, ये बोलना है। गलत होगा सही होगा वो तो सब डिस्कशन वाले बातें हैं, और तभी सीखना है, तभी आए हैं क्लास में। चलो पीछे से कोई कमेंट करना चाहे हाथ खड़ा करके सर मैं बता दूंगा। कोई नहीं, आगे। हाँ भाई चल, कोशिश कर पहले से तेज बोल। एरिया वाला बहुत बढ़िया। दूसरे में इंटीग्रेशन, तीसरे में इंटीग्रेशन, चौथा इंटीग्रेशन, पांचवा एरिया, छठा एरिया। कुछ सही है, एक गलत है। क्या गलत है? आओ अब सुनो मजे से। पहले तो इनको दिमाग में बैठाओ। दोनों एवरेज निकालने के कॉन्सेप्ट हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सा सुटेबल है। सही तो दोनों ही है, तभी तो कॉपी में लिखे हैं। सुटेबल कौन सा है वो लड़ाई है। सुटेबल, सुटेबल जैसे पहले में देखते हैं। और शब्द सुनिए, कितने शब्द जबरदस्त है। आपको चाहिए फुल साइकिल में, इसका एरिया निकालना आसान है। रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड। और सर एरिया भी क्यों निकालूंगा? जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है। देखिए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब आशीष सर इसका टोटल एरिया 0, हेंस आई एवरेज 0। बोलिए हाँ है क्या? आई एवरेज 0। कारण सुनिए, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। दूसरा, सर इसका एरिया
मजे की बात है, इसका एरिया आप में कोई नहीं निकाल सकता, कारण ये शेप जाना पहचाना नहीं है। सर सेमी सर्कल ले लो ना सर, सेमी सर्कल किसने कहा? भाई ये साइनोसोडल है, ये ऐसा है। इस शेप का एरिया का फॉर्मूला किसी बुक में नहीं है। हम जानते हैं रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, सिलेंडर, इनके एरिया जानते हैं। इस शेप का एरिया किसी के पास नहीं है। मैं इसको लगाना चाहता हूं पर मुझे इसका एरिया याद ही नहीं, पर फिर भी सर थोड़ा और दिमाग लगाया। सर इसका जो भी एरिया होगा, पर इसका पॉजिटिव है और इसका मतलब इसका भी टोटल एरिया। आप बात समझ रहे हैं? मुझे इसका एरिया पता नहीं है, पर दिमाग कितना जबरदस्त है कि सर जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। सिमेट्री है सर, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका मतलब आशीष सर इसका भी टोटल एरिया जीरो। और अगर टोटल एरिया जीरो है तो आई एवरेज का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन टाइम, जीरो बटा टाइम, मतलब आंसर जीरो। इसका भी आई एवरेज जीरो। क्या दो कॉन्ट्राडिक्ट बात समझ में आ रही है? अकेले का एरिया निकालना संभव, फिर भी दिमाग लगाकर, अरे सर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही, तो टोटल एरिया तो जीरो ही आना है, टोटल एरिया जीरो, आंसर जीरो। बोले हाँ है क्या? अब तीसरे में गाड़ी फंस गई। कारण बताइए, कारण। हाफ, हाफ केवल इतना एरिया। अब इसका कोई जुगाड़ नहीं है, अब तो इंटीग्रेशन के पास जाना ही पड़ेगा। कोई जुगाड़ नहीं किसी के पास, इस आधे शेप का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है। चौथा, चौथे में तो कर्व ही नहीं है, तो या तो कर्व बनाओ या क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इसमें बताइए एरिया मस्त चलेगा क्योंकि ट्राइंगल का एरिया जानते हैं, कितना निकालें कितना। एक छोटी सी बात इसमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, फुल साइकिल, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा इसका फुल साइकिल कहां खत्म हो रहा है। देखिए दो पर। साइकिल क्या होता है? साइकिल शब्द अपने आप में फिजिक्स का शब्द है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिसके बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो सर दो के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसका एक साइकिल इतना ही है। ऐसा थोड़ी ना तीन दे रखे तो मैं तीन लूंगा, हाँ, एक साइकिल, ये एक साइकिल खत्म। इसमें बताइए, इसमें फुल साइकिल, फुल यहां तक है, तो ये वाला एरिया प्लस ये एरिया। सर ये तो जीरो है, बिल्कुल जीरो लेंगे। मान लो तीन माइनर में आपके एक में जीरो आए, सुनो सुनो समझ के जाओ। अब मैं आपसे एवरेज पूछ रहा हूं, आपने पहला माइनर लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा जीरो। सर जोड़ू नहीं जोड़ू, जोड़ू नहीं जोड़ू, आप बताओ। जोड़ना जरूरी है, जोड़ोगे और भाग किससे दोगे, तीन से। लगातार जीरो पे बैट्समैन आउट होता रहे तो उसका एवरेज कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि इनिंग्स तो बढ़ती जा रही है, इनिंग्स बढ़ रही है, पर हर बार आउट कितने पे हो रहा है, जीरो पे। तो आप देखें 10 मैच बाद उसका एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि 10 मैच के ऊपर जीरो जीरो तो ऐड हो रहे हैं, पर नीचे नंबर वाला क्या होता जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, एवरेज डाउन हो जाएगा प्लेयर। तो हाँ इसका आधे में एरिया जीरो है पर जीरो लिखूंगा। अच्छा डिवाइड किससे करूंगा, टी बाई टू से या टी से, टी बाई टू से या टी से, फुल साइकिल। क्या बात समझ आ रही है? सॉल्व नहीं किया अभी एक भी, अभी तो दिमाग को मैच्योर बना रहे हैं कि अच्छा यार सवाल देखकर पहले मैं डिस्कस तो करूं आशीष सर हो क्या रहा है, फिजिक्स चल कैसे रही है। यहां जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, खत्म। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, खत्म। पहले का आंसर जीरो, दूसरे का आंसर जीरो। इसमें बताइए इसमें क्या आएगा, इसका एरिया बताओ। आई एवरेज एरिया बटा टाइम, एरिया बोलो हाफ, बेस बेस दो, हाइट 10, टाइम गैप जीरो से दो, दो दो 10 बटा दो 5। इसका बताइए, इसका एरिया, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलो, आई नॉट इंटू टी बाई टू प्लस जीरो। भाइयों प्लस जीरो, क्यों जीरो क्यों? क्योंकि टी बाई टू से टी तो कोई करंट ही नहीं है, डिवाइड किससे, टी से।
कितना आई नॉट बाय करो। इंटीग्रेशन वाले दो छोड़ दो, बाकी सबके आंसर लिख लो। दूसरे पर फिर सुनो शब्द, आपका दिमाग और खुश होगा। आपकी बात सही है, मैं दूसरे सवाल में एरिया नहीं निकाल पा रहा, पर दिमाग सिमेट्री सोचता है, दिमाग आगे से आगे दौड़ता है कि सर एरिया तो नहीं निकाल पा रहे, पर कॉन्फिडेंटली ये तो बोल पा रहे हैं जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो टोटल एरिया 0 हो जाएगा। बढ़े अब इसका डर हटाओ, इंटीग्रेशन का मत भागो, अब लड़ाओ। इंटीग्रेशन नहीं सर, एक एक स्टेप समझते हैं। आओ पहले तो फॉर्मूला बनाओ, पन्ना पलटने की जरूरत ही मत समझो, मत पलटो, एवरेज का खुद फॉर्मूला बनाओ। बोलो एवरेज के अंदर 2 स्टेप, जोड़ना, इंटीग्रेशन, हाफ साइकिल 0 से डिवाइड टू और डिवाइड, लो बन गया फॉर्मूला। अब आई का फंक्शन रख दो, आई का फंक्शन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा। चालू करो, एक एक स्टेप करो धीरे धीरे तसल्ली से। आप क्या करते हो, फटाफट लिख लेते हो तो डर बना रहता है, एक एक स्टेप करो और रुक रुक के समझ समझ के करो। आई नॉट बाहर, T/2 बाहर आएगा, क्यों नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर लो। 5 मिनट ज्यादा लगाओ ना, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा डर बैठा हुआ है, तुम गलत करते हो, 5 मिनट ज्यादा लगाओ। इसमें एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अमनदीप, अभिषेक, अतुल रंजन, क्यों, क्योंकि बेटा इसके एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है। ये आपको सेमी सर्कल लग रहा है, पर ये सेमी सर्कल नहीं है, ये साइनोसोडल है, इसलिए यहां इंटीग्रेशन पर ही जाना पड़ेगा। अभिषेक 5वां सवाल फिर से सुनो, ये कह रहा है फुल साइकिल, तो पहले ये देखो इसका फुल साइकिल कहां खत्म हो रहा है, 5वें में 2 सेकंड पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब अप टू 2 सेकंड इसका एक साइकिल पूरा हो गया। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो अब करो इंटीग्रेशन, तरीके से करो। साइन का डिफरेंशिएशन रटा हुआ है कितना, कॉस, डिफरेंशिएशन ही याद करो, पेपर में खुद सोचना है, इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा क्या लगता है, माइनस, तो बोलो साइन का माइनस, वहां ओमेगा मल्टीप्लाई में होता था, यहां ओमेगा डिवाइड में, उल्टा प्रोसेस है। अभी लिमिट मत डालो, एक नियम सिखाया था उसी पर बने रहो, लिमिट रखने से पहले ये कांस्टेंट कचरा बाहर ले लो, कभी नहीं परेशान होगे। माइनस बाहर, ओमेगा भी बाहर, एक एक स्टेप बढ़ा दो ताकि एकदम ट्रांसपेरेंसी से शानदार समझ में आए। एक स्टेप बढ़ा दो, ओमेगा बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो। अब लिमिट मत रखो, पहले ओमेगा को भी हटा दो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, तो -2I0 ओमेगा 2π/t कॉस ओमेगा 2π/t। अभी तक लिमिट नहीं रखी, देखिए मैंने अभी मैं जितना आसान हो रहा है उतना आसान करता जा रहा हूं, ये लिमिट रखने से पहले की तैयारी है। 5-6 बार देखोगे अलग अलग क्वेश्चन में तो खुद भी समझ जाओगे कि यही अंदाज होता है एसी में इंटीग्रेशन करने का, ओमेगा को पहले पुट करते हैं फिर लिमिट डालते हैं।
अब बताओ लिमिट किसकी जगह रखोगे, किसकी जगह, छोटा टी या बड़ा टी, छोटा टी। क्यों छोटा टी, क्यों, क्योंकि सर मैं इसी के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं, बड़ा टी तो मेरा कांस्टेंट है। अब रखो प्यार से, टी से टी, टू से टू, कॉस 2 पाई बाय टी, लिमिट अपर टी बाय 2 माइनस कॉस 2 पाई बाय टी लोअर लिमिट 0। जानबूझकर पेन इसलिए बदला ताकि आप हाईलाइट कर पाए कि हाँ ये तो 2 पाई बाय टी है, ये छोटे टी की जगह लिमिट आई। अब यहाँ एक कॉमन गलती जो इतने सालों से बच्चे करे आते हैं, ये जीरो देखते ही पूरा जीरो कर देते हैं। ये पूरा जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो होगा, और कॉस जीरो 1 होता है। जल्दबाजी में हाँ जीरो जीरो, अरे जीरो नहीं होगा, एंगल जीरो होगा, और कॉस में एंगल जीरो 1 होता है। टी से टी, टू से टू, और ये आपका स्टैंडर्ड आंसर जो आपको 12वीं से याद है, 2i0 बाय पाई। याद भी होना चाहिए क्योंकि साइनोसोडल हमारे सिलेबस में है। मैं आपको ट्राइंगल का आंसर नहीं बोल रहा, स्क्वायर का नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस हैं। साइनोसोडल तो हम 6 दिन पढ़ेंगे, तो साइनोसोडल की वैल्यू हाफ साइकिल में एवरेज याद होना चाहिए, क्योंकि साइनोसोडल ही सिलेबस में है। बाकी तो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये तो ऑन द स्पॉट सॉल्व करिए। और इंटीग्रेशन से भागिए मत, भागोगे तो और डर आएगा। लड़ो ना, एक एक स्टेप को 2-2 बार लिखो ना, घर पर सीख ही जाओगे। बढ़े, चौथा करो, करोगे चौथा खुद, करो कोशिश। सबसे पहले फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूले के लिए ना पन्ना नहीं पलटना, अब आपके मन में चल रहा है, हाँ सर जोड़ो, कहां से कहां जोड़ो, 1 से 3 और डिवाइड करो, खत्म। 1 से 3 आई का फंक्शन 2t, बढ़ो। कितना आंसर, 4 है। अगली टर्म डालिए, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा, टी का टी स्क्वायर बाय 2, नीचे 2, बताएं कितना, 2 से 2 कट गया, 1/2 बाहर, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8/2, 4 एम्पियर आना चाहिए भाई। ये 6 सवाल हो गए, जितनी वैरायटी बनती थी सारे आ चुकी हैं इसमें, एवरेज। हेडिंग डालिए आरएमएस वैल्यू, इसको पढ़ेंगे मंडे को, रोज 50 मिनट पढ़िए। मंडे से इसका होमवर्क देना चालू करूंगा, आज इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप कल तक ईएमआई और खत्म कर लें, और मंडे से जब एसी का होमवर्क चालू करें तब तक मेरा सब कुछ तैयार हो जाए ईएमआई का। एक्सरसाइज 3 निकाल लें, 15-20 मिनट अपने डाउट पूछ लें सारे।
चलो, एक तो ये ml²/q² क्या है सर? तो लिख लो ब्रैकेट में, m मास है, l लेंथ है, q चार्ज है। तो पहले इसकी डायमेंशन सॉल्व कर लो। m l², q कौन होता है? चार्ज। चार्ज की क्या होगी? it। ये होती है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। सर कैसे पता चला ये एल की होती है? अब एल की आपको अलग से याद होनी चाहिए, आनी चाहिए। ई बराबर होता है -L/di/, करंट की A1, टाइम की T1। वोल्टेज, वोल्टेज कहां से लाओगे? अब वोल्टेज अगर याद नहीं है तो W/Q, इलेक्ट्रो। हमेशा ऐसे फॉर्मूले में तोड़ो जिसके तुम्हें याद है। वोल्टेज किसी को डायरेक्ट याद नहीं होता। वोल्टेज को हमेशा पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं? W/Q। W का बोलो, M1L2T माइनस A1 T1, T1 से T1 M1L2T माइनस 2A माइनस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ml²/q²। सही। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लिख के रखिए। जेई मेन का क्वेश्चन है ये, यूट्यूब वाला। बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हो तो सीख लो। देखो पहला क्या तरीका है, जैसे हम क्या समझते हैं सवाल देखते ही। पहला होता है एक मोटा मोटा ब्रेकअप। मैंने आपको बताया पूरा ईएमआई कितने कॉन्सेप्ट पर है? 5 कॉन्सेप्ट पर है। कौन सा? मोशनल ईएमएफ है, फ्लक्स वेरिएशन है, लेंज लॉ है। ये मोटा मोटा ब्रेकअप होता है। अब सबसे पहले बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? रॉड चल रही है, चल रही है मतलब मोशनल, मोशनल मतलब बीएलवी। पहला ये क्लिक करना चाहिए। अगर यहां तक क्लिक कर रहा है मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं कि रॉड का मोशन देखते ही मुझे बीएलवी की याद आनी चाहिए। फिर सर बीएलवी में अब अंदर घुसो। अरे सर आपने ये भी बता रखा है, ये टेढ़े मेढ़े से मतलब नहीं होता। बीएलवी में एल क्या होता है? एल इफेक्टिव। अच्छा, इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? एक रॉड से। ये रिप्लेस किससे हो जाएगा? ये भी एक रॉड से हो जाएगा। बोले यहां तक बात क्लियर? अब बताइए, अरे सर रॉड, रॉड की जगह तो आपने बैटरी लगाना सिखाया है, ये बैटरी लग गई। सर इस रॉड की जगह भी बैटरी, पर सर ये उल्टी बैटरी क्यों लगा रहे हो? क्यों? इसकी तो आपको अब स्टैंडर्ड याद हो गई होगी, इतनी बार आपने कर लिया। आगे जाने में ऊपर पॉजिटिव आता है, तो सोचिए पीछे जाने में नीचे पॉजिटिव है, उल्टा चलेगा। अब सोच के बताओ, ये ईएमएफ जोड़ रहे हैं या घट रहे हैं? कैसे पता? सोचो सोचो। ये करंट देगा ऊपर, ये करंट देगा नीचे। सोच के बताओ, ये करंट इससे लड़ाई लड़ेगी या सपोर्ट करेगी? सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ईएमएफ सपोर्ट ईच अदर। क्या बात समझ में आ रही है? बढ़िया प्रश्न है, वहीं इसका बढ़िया सॉल्यूशन बना के रखो। जेई मेन में आया हुआ है तो क्या रिपीट होने की संभावना रहती है? वापस रिपीट हो जाता है। 11वां सवाल और है आसान। आपको ये क्लिक करना चाहिए। पता है ये कब क्लिक करता है? रिवीजन से 5 6 6 बार रिवाइज करते हैं ना, तब जाके क्लिक करता है। और पेपर में क्लिक का ही महत्व है कि देखते ही मुझे पता चल जाए सर वर्गनीज थ्योरम लगेगी, सर खत्म। अब वर्गनीज थ्योरम कब लगेगी? 3 4 दिन से मैं आपको यही सिखाया कि यार स्पीड के बारे में बात हो रही हो तब वर्गनीज थ्योरम के बारे में सोचो। एफएक्स कर्व दे रखा हो, स्पीड दे रखा हो तो वर्गनीज थ्योरम के बारे में पूछो। वर्क डन बाय एयर रजिस्टर पूछा हो, बॉल को ऊपर फेंका हो तो वर्गनीज थ्योरम के बारे में सोचो। तो क्लिक करने का ही तो महत्व है कि सवाल देखते ही पता चल जाए, क्योंकि वर्गनीज थ्योरम तो सबको याद है, वर्क डन बाय ऑल चेंज इन एनर्जी। पर
सवाल देखते मुझे पता चले, हाँ रॉड मूव कर रही है, v वेलोसिटी है, dlv लगाओ। अच्छा l क्या होता है उसमें, l इफेक्टिव इनिशियल और फाइनल के बीच की सीधी दूरी। चलो हाँ अब डिस्कस चालू कर रहा हूं पीछे से। 14 हो गया क्या, रेस का सवाल है, क्या होगा बताइए। मैग्नेट पास में आएगी, वो उसका अपोज करेगा, फिर जब मैग्नेट बाहर निकल जाएगी तो उसको सपोर्ट करेगा, मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, अपोजिट। अपोजिट बताइए किस में हो रही है, फर्स्ट में। ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आएगा, इसका किसी के पास डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से देख के बता सकते हैं। ये बेस्ट सुटेबल आंसर है, क्योंकि पहले में फ्लक्स अपोज होगा और जब मैग्नेट निकल जाएगी तब उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब मैग्नेट बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, फील्ड कम होने लगेगा। 13 बताना है क्या, 12, 11, 10 फर्जी है, वो ऐसे ही दे रखा है। अब ये तो बट ऑब्वियस है, पूरा चैप्टर में यही है, अगर आप किसी कॉपर कॉइल को पास में ले जाओगे तो उसमें क्या फ्लो होगी, करंट, लेंज लॉ। 9 बहुत बढ़िया है, 9 पे मेहनत करते हैं। 9 वो बता दिया, मैग्नेट को कॉपर ट्यूब के अंदर छोड़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, एएसपी सर, टर्मिनल वेलोसिटी। वाह बहुत बढ़िया, 10 मिनट बच गए, मैं तो इसलिए जल्दी खत्म किया कि बताना था। कॉपर ट्यूब में एडी करंट पैदा होती है, फिर कॉपर ट्यूब की जगह अगर प्लास्टिक की ट्यूब ले लें तो कुछ भी नहीं होगा। मजे आ गए फिर तो। चलो 9th हो गया, स्टार लगा लो 9th। बढ़िया सवाल है एम्स का ये, इसका वेलोसिटी का कर्व भी आता है, ऐसा बढ़ता हुआ बाद में कांस्टेंट हो जाता है, रेस का क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात सीखो, एक L1 ये वाला एक रिलेशन लिखो, ये बहुत जगह काम आ जाता है, ये लिख के रखो। ये क्या है सर, क्या बहुत कठिन बात लिख दी क्या, ये 10वीं क्लास है। देखो कैसे, खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 और माइनस का 4L1 L2, क्या बचेगा, माइनस का 2L1, माइनस का मतलब ये बन गया L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये काम आता है, कब काम आता है, ये रेजिस्टेंस वाले सवालों में काम आएगा, आपके अभी इस क्वेश्चन में काम आ रहा है। देखो 2 इंडक्टर पहले सीरीज में है, तो बताओ सीरीज में है तो L1 प्लस L2 कितना दे रखा है, बताओ सीरीज में 10, और अगर जब पैरेलल में है तो कितना है 2.4, इसकी जगह वैल्यू डालो। वैसे तो सॉल्व इन दो से भी हो जाएगा, पर ये क्या बहुत बड़े हैं, कई बच्चे ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ऑप्शन सेटिस्फाई करके देखो, क्या कोई एक ही हो रहा है क्या सेटिस्फाई, क्या 2 ज्यादा हो रहे हैं, एक ही हो रहा है क्या, बस तो वो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। ये इसलिए बताते हैं, इससे सॉल्व करना थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। देखना एक इक्वेशन इससे लेने से बहुत फायदा हो जाता है, L1 प्लस L2 होल स्क्वायर 100, L1 L2 24, 100 माइनस 96 कितना 2। अब एक इक्वेशन और आ गई, अब आप देखो कितना आसान हो गया, ऐड करो L1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो L2 आ जाएगा। वैसे तो इतनी भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन से हो रहा है, पर ये तरीका सिखाया है कि कभी भी ऐसे आ जाता है ना, तो इस मेथड से सोचना चाहिए। ठीक है, छठा बहुत बढ़िया सवाल है, छठे की फील आई क्या आपको, कि अगर आप तेज तेज लेकर आओगे तो क्या होगा, तेज लाने से, डबल स्पीड के लाने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। कैसे, समझो ना बात को। जैसे पंखा मान लो कॉइल है और आप मैग्नेट को ला रहे हो पंखे के पास, तो क्या पंखे से जुड़ने वाला फ्लक्स बदल रहा है क्या, बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि इस मैग्नेट से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, जैसे जैसे पास में लाओगे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स लिंक होंगी। अब मैं ला रहा हूं मैग्नेट को दौड़ते हुए, क्या यहां नहीं बदल रहा क्या फ्लक्स, यहां भी बदला, पर यहां फ्लक्स बढ़ने की, चेंज होने की रेट ज्यादा है, और रेट ज्यादा है बच्चों तो ई का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ज्यादा रेट ज्यादा ईएमएफ ज्यादा करंट, परंतु चार्ज पे तो फर्क ही
नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के फॉर्मूले में टाइम के दर्शन ही नहीं होते। बोलो हाँ है क्या? तो उसने पूछा रॉन्ग छाटो, रॉन्ग, ई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, क्यू सेम रहेगा, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यू विल इंक्रीज। बोलिए हाँ है क्या? अब देखिए चौथा, पांचवा, पांचवे में क्या कह रहा है वो, नहीं पहले वो पावर वाला बताना चाहता हूं। 2.2 किलोवाट और 22,000 वोल्ट, ये रावत भाटा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इतने पावर पे और इतने वोल्टेज पर। पहले आपने इससे डेटा से क्या निकाल ली, करंट, P बराबर वी आई, P 2.2, V 22,000, I 1/10। ये करंट निकली तार से और ये आ रही है कोटा, कोरल पार्क, बहुत बढ़िया। तो कोरल पार्क तक ये वाईफाई से थोड़ी ना आएगी, कोरल पार्क से किससे आती है, ट्रांसमिशन लाइन से आती है। और ये जब करंट इन ट्रांसमिशन लाइन जो खंभों के ऊपर वायर है उनमें से गुजरेगी तो क्या करेगी, हीट का लॉस, कितना लॉस करेगी, I²R पावर लॉस, I 1/10। ये R किसका रेजिस्टेंस है बताइए, ये वायर का है जो रावत भाटा से कोटा के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, कितना है, 10। ये है वास्तविक प्रश्न, यहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस सवाल से देखिए आपके छोटे छोटे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। एनसीईआरटी की लास्ट 6 लाइन वो पढ़ना आप, वो इसी पर है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है, देखो आप रिवीजन होगा आपका, 22,000 वोल्ट पर किया जाता है। अब आपके पास कारण है, हाई वोल्टेज पे करने पर करंट देखो कितनी कम हो गई, और करंट कम हो गई तो उसका बेनिफिट मिल गया I²R में, लॉसेस क्या हो गए, कम। अगर मैं वोल्टेज 22,000 ना करके सिर्फ 2200 कर देता, करंट ज्यादा हो जाती, करंट ज्यादा हो जाती तो लॉसेस बढ़ जाते। तो अपना एक छोटा प्रश्न सॉल्व हो गया। लॉन्ग वेव ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है, हाई वोल्टेज पे करने पर ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट गुजरती है वो कम हो जाती है। ये आर किसका है, रावत भाटा का, कोरल पार्क का, या दोनों के बीच में जो तार बंधे हुए हैं वो तार बंधे हैं। उसने लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लिखी पर उस लैंग्वेज का कारण यही है। क्या बात समझ रहे हैं? बढ़िया, आंसर कितना आएगा, 0.1। करंट कौन सा VYR, करंट तो यहाँ है ही नहीं ना, ये तो प्रोडक्शन हो रहा है रावत भाटा में, करंट तो यहां से निकलेगी तब रजिस्टर में जाएगी। V बराबर IR कब लगता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, तब आई आता है। ये तो पोटेंशियल पावर तो इस किनारे का है, रेजिस्टेंस के बाद करंट तो कब पहुंचेगी, जब यहां से करंट निकलेगी, वो करंट आएगी P बराबर VI। सही है। अब देखिए कौन सा सवाल, चौथा नहीं पांचवा, पांचवे की आप लैंग्वेज में फंस गए, बल्कि अभी मैं फोटो बनाऊंगा आप बोल दोगे कि आंसर क्या है। देखो ये तो होता है आपका पेंडुलम, 9th क्लास से, ये पेंडुलम, वो कह रहा है पेंडुलम को, बॉब को हटाकर मैग्नेट लगाओ, एक कॉइल लो, कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर दो। यार ये शॉर्ट सर्किट क्या है, अभी कठिन लग सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आ ही जाएगा, पर सीख लो, दोनों एंड्स को मिलाना, ये शॉर्ट हो गई, कॉइल पूरी हो गई। अब इसको मस ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है, क्या होगा बताओ, क्या होगा, ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे, याद आ रहा हो, डायग्राम दिखाया था, इमेजेस दिखाई थी, याद आया, क्या होगा, क्या होगा, जब ये पास आएगा तो कॉइल इसका अपोज करेगी, करंट फ्लो कराएगी, फिर ये वापस बाहर जाएगा तो इसको अपनी तरफ बुलाएगी, रिटार्डेशन होगा, ऑसिलेशन कैसे हो जाएंगे, डैम्प। एक पहला सवाल बढ़ गया, आपने पहला नहीं पूछा, बता दिया। इंडक्टर के अंदर आयरन डाल देंगे, आयरन डालने से इसका पोजीशन बढ़ जाता है, अपोजिशन बढ़ जाता है तो बल्ब को मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम डिले लगता है, क्यों, क्योंकि उसका जो विरोध करना था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इंडक्टर इज जस्ट लाइक इनर्शिया, जैसे मैं बोलता हूं
इस डस्टर को हिलाना आसान है, घर पे रखी एक बड़ी अलमारी को हिलाना कठिन है। आप तुरंत बोल सकते हो क्या, अरे सर वो भारी है। ये तो है देसी जवाब जो 5वीं क्लास का बच्चा भी बोल सकता है। अच्छा जवाब क्या है, सर उस अलमारी का इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको हिलाने में बल ज्यादा चाहिए। सेम यहां बोलिए, इनर्शिया जिस तरह से मास का मेजर होता है, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस इस बात का मेजर होता है कि वो कितना अपोजिशन पैदा कर सकता है। अच्छा सेंटेंस बोलिए, अगर किसी कॉइल का एल ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, कॉइल का एल ज्यादा, इसका मतलब ये अपने अंदर होने वाले चेंज इन करंट का दमदार तरीके से अपोज करेगी। दमदार तरीके से बोले तो इसका इनर्शिया ज्यादा है। हाँ है क्या? चलिए पहला, दूसरा, दूसरा बताना है क्या? हो गया दूसरा। तीसरा हो गया, तीसरा भी बहुत बढ़िया। चलो देखो पूरी एक्सरसाइज 3 देखो, 1 से 14। फिफ्थ में फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा कि टाइम पीरियड डिक्रीजेस। टाइम पीरियड क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता। टाइम पीरियड तब डिफाइंड होता है जब मोशन कैसा होता है, पीरियडिक। ये मैग्नेट अगले चक्कर में यहां आएगी नहीं, अगले चक्कर में सिर्फ यहां रह जाएगी, उसके अगले चक्कर में यहां रह जाएगी। तो जो टाइम पीरियड शब्द बनाया था वैज्ञानिकों ने, ये किसके लिए बनाया था? मोशन कैसा होना चाहिए, पीरियडिक। बोले तो अपने आप को क्या करना चाहिए, रिपीट। ये रिपीट ही नहीं कर रहा। जैसे एक बॉल आपने घर पे छोड़ दी, पहले चक्कर में तो यहां से छोड़ी, अगले चक्कर में पता है कहां होगी, यहीं तक उछलेगी। उसके अगले चक्कर में यहां उछलेगी, उसके अगले चक्कर में यहां उछलेगी। आप उसका टाइम पीरियड नहीं बता सकते। आप तो बता सकते हो कितने समय बाद वो रेस्ट में आई। टाइम पीरियड शब्द कब डिफाइंड होता है, जब चीजें अपने आप को रिपीट करती है। घड़ी के घंटे की सुई, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, इसका टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यहां टाइम पीरियड शब्द डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि अगले चक्कर में मैग्नेट यहां पहुंच नहीं पाएगी। ऑसिलेशन क्या हो चुके हैं, डैम। चलिए अच्छा सवाल पूछा आपने, बढ़िया। लिखिए एक्सरसाइज 3 देख लो। अब हो गए क्या सारे, तसल्ली से देख लो 1 से 14 ऑल डन। 2 में कुछ पूछना है क्या? 2 पक्की बात है, एक एक सवाल आ गया, एक एक आना चाहिए तगड़े तरीके से। चलो मंडे का होमवर्क बताओ। बिगनर बॉक्स कौन सा रह गया था, 7। और एक्सरसाइज 1 70 से लेकर एंड तक। तो अपन मंडे को खत्म करेंगे और मंडे से ही एसी का होमवर्क देना चालू कर देंगे। यहां ईएमआई खत्म, वहां एसी खोलेंगे, ठीक है? चलो संडे है, ईएमआई तगड़ा तैयार करना, पूरे फॉर्म